हेलो, दिस इज़ डॉक्टर वी एम गायकवाड़। क्वालिटी स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन। फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। ओके, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन कैसे हुई और न्यूटन ने जब डिस्कवरी की ग्रेविटेशन की तब लॉ कौन सा दिया, ये सारी चीज़ें हम ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए फिज़िक्स का एक स्पेशल चैप्टर पढ़ने के लिए, ग्रेविटेशन। अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, कंसेप्ट जानने के लिए, और मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन को समझने के पहले हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और देखते हैं। हम आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन हम उसको ज़्यादा डीप में नहीं सोचते हैं और बोलते हो रही तो होने दो। ठीक है, बरसात बहुत बार होती है, रेन पड़ती है, बूंदें बादलों से नीचे ज़मीन तक आती है। हम बारिश का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, बारिश में हम खेलते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि जो बारिश की बूंदें हैं वो क्लाउड में से नीचे क्यों आ रही है। ओके, या फिर तुम रोज़ पानी पीते हो, टैप तुमने देखा है, नल का टैप खोलते हो तो खोलते ही पानी नीचे आ जाता है, वाटर नीचे आता है, तुम ग्लास में कलेक्ट करते हो, वाटर को पीते हो या वो उस वाटर को यूज़ करते हो। लेकिन तुम लोग कभी या फिर आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि टैप मैंने खोला तो पानी नीचे क्यों आया, वो ऊपर रदर ऊपर क्यों नहीं गया। अब तुम लोग बोलोगे कि टैप का मुंह तो नीचे है इसलिए पानी नीचे आ रहा है। एक्चुअली टैप को तुम उल्टा भी कर दो, ओके, फिर भी पानी ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो फिर ये तो हुई इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे आ रही है। तो इन सब कॉन्सेप्ट और ये जी इन सब एवरीडे एक्टिविटीज़ में ग्रेविटेशन इम्पॉर्टेंट है। और इन सब के पीछे जो फिज़िक्स छिपा है, जो साइंस छिपा है, वो है ग्रेविटेशन। तो हम आज देखने वाले हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन किसे बोलते हैं और ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कैसे हुई। ओके, तो ग्रेविटेशन को जानने के पहले तुमको एक सिंपल चीज़ पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। फोर्स यानी क्या, फोर्स अगर तुमको पता चल गया तो तुम ग्रेविटेशन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फोर्स क्या है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम घर में बैठे हो, कोई फ्रेंड आया या फिर तुम्हारी कोई सहेली आई, तुम्हें बाहर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन सहेली और फ्रेंड तुमको फोर्स कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि चलो बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। तो तुम क्या, तुम्हारा मन नहीं होते हुए भी फ्रेंड ने फोर्स किया, सहेली ने फोर्स किया, तो तुम बाहर चले गए मूवी देखने या फिर घूमने। तो इसका मतलब सहेली और फ्रेंड ने तुमको फोर्स किया, मतलब इन्फ्लुएंस किया और तुम बाहर चले गए। इसी तरीके से फिज़िक्स की भाषा में भी फोर्स मतलब कोई भी चीज़ जिसको मैं पुश कर रहा हूँ। ये डब्बा देखो, ये आदमी इसको पीछे से पुश कर रहा है और ये यहाँ से सामने से खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल, खींचना या फिर धक्का देना, इसको बोलते हैं फोर्स। ओके, तो ये सिंपल भाषा में पुश एंड पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम क्रिकेट, फुटबॉल ये सब चीज़ें खेलते हो, तो फुटबॉल में प्लेयर क्या करता है कि फुटबॉल को किक करता है, मतलब फुटबॉल की को पुश करता है पैरों से। ओके, सो दैट इट मीन्स दैट प्लेयर इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन फुटबॉल। फुटबॉल पे वो फोर्स लगा रहा है तो फुटबॉल दूर जाके गिर रहा है। तो ये भी एक फोर्स हुआ। और तुम जिम जाते हो, बहुत सारे खेलों में वेट लिफ्टिंग, वेट को उठाते हो। ओके, तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये आदमी वेट को कंधे से ऊपर उठा रहा है, मतलब वेट को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब वो आदमी वेट को फोर्स दे रहा है।
और इस तरीके से उठा रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ फोर्स का। कुएं से पानी भरते हुए तुमने महिलाओं को देखा होगा या फिर पुरुषों को, आदमियों को, इंसानों को। तो कुएं में पानी भरते वक्त क्या होता है कि पानी बाल्टी हम अंदर डालते हैं और फिर बाल्टी को ऊपर खींचते हैं रस्सी के सहारे, रस्सी के बेसिस पे। सो खींचना मतलब ये भी एक टाइप का हम फोर्स लगाते हैं बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए, तो ये भी हुआ फोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आई होगी कि फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। ओके, और एक सिंपल चीज़, हम चल रहे हैं रोड पे तो भी इसमें भी फोर्स है। मतलब हम जब चलते हैं तो हमारे शूज़ क्या करते हैं, रोड पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं या दौड़ते वक्त। दौड़ना और चलना ये भी काइंड ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यानी मतलब मैं बातें कर रहा हूँ मतलब मुझे एनर्जी लग रही है। तो अगर मेरे बातों में फोर्स ही नहीं होता तो तुम मेरा लेक्चर सुनते नहीं हो, तुम्हारे तक मेरी आवाज़ पहुँचती नहीं। तो इसमें भी फोर्स है। तो हर चीज़ में फोर्स लगता है। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो उसमें फोर्स लगता ही है। तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो फोर्स मीन्स पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना ये फोर्स कहलाता है। तो ये हो गया फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, नेचर में कितने टाइप्स के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। कितने फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो जान लो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 4 टाइप के फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन के फंडा या ग्रेविटेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो हम 4 फोर्सेस में से सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी 3 को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब अगर 2 चार्जेस हैं उनके बीच में कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म से जो फोर्स आता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस क्या होता है, कोई भी एटम का ये पिक्चर देखो, एटम के बारे में तुमने 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जनरेट होने वाला फोर्स, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस हो सकते हैं, न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस हो सकते हैं, प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस हो सकते हैं। वो फोर्सेस स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर होने वाले, एक्सर्ट होने वाले, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच होने वाले फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दे आर 3rd and 4th टाइप ऑफ फोर्सेस। तो ये तीनों फोर्सेस को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम जो पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो सिंपली देखो, ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन जो पढ़ेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन इट इज एक्टिंग बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ और एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। या फिर अर्थ में जो ऑब्जेक्ट्स है 2, अर्थ के अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉल मैंने हाथ में लिया और ऊपर फेंका तो बॉल सीधा नीचे अर्थ की तरफ आता है, तो वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीज़ों के बीच में होता है ये देखो, देखते हैं। ये हमारा सन है, हमारा वन ऑफ द एनर्जी सोर्स है सन। ओके, और इस सन से काफ़ी छोटी है अर्थ।
ओके, लेकिन अर्थ और सन के बीच में भी जो फोर्स होता है उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, स्टार है, सन, तो स्टार, सन और अर्थ के बीच का भी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अर्थ का, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, उपग्रह है चंद्रमा, दैट इज मून। सो अर्थ और मून के बीच में भी कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्स के अंदर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, ये हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी या फिर हमारा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स के अंदर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, सन, अर्थ, जुपिटर, मार्स, एवरी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तुमने 4th, 5th या 6th स्टैंडर्ड में कहानी सुनी होगी। ओके, सो ग्रेविटेशन जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, साइंस का, उसकी डिस्कवरी की सर आइजैक न्यूटन। ओके, आइजैक न्यूटन कहाँ के थे, यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। उन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी 1687 में की। ओके, सर आइजैक न्यूटन की, और ये डिस्कवरी बड़ी फनी चीज़ है, फनी तरीके से ये डिस्कवरी हुई। कहानी, बहुत सारे कहानी लोग सुनाते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो कैसे डिस्कवरी हुई, सर आइजैक न्यूटन एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। ओके, तो अचानक ऊपर से एप्पल गिरे, सेब गिरे उनके सिर पे, आजू बाजू सेब गिरे। तो वो सोच में पड़ गए कि ये सेब ऊपर से सीधा नीचे क्यों आ रहा है, वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्यों अर्थ। इसका मतलब उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ को ग्रेविटी है। इसका मतलब वहाँ से कंसेप्ट ग्रेविटेशन का आया। तो देखो ये सर हाउ कैसे आया, ये सर आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं और बहुत सारे एप्पल गिरे, और फिर उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहे हैं। ओके, कोई ना कोई चीज़ है जो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। बाद में उन्होंने बताया कि अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कोई भी अर्थ के ऊपर का ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो वह अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। ओके, अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। एक फनी चीज़ बता रहा हूँ, अगर न्यूटन के काल में मोबाइल होता, सेलफोन होता, तो हमारे न्यूटन अंकल जो है, हमारे न्यूटन साइंटिस्ट जो है, वो मोबाइल में ही बिजी हो जाते। एप्पल उनके ऊपर गिरते लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ये अगर उस वक्त मोबाइल होता 1687 में, तो वो जैसे आजकल हम मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रहता, वैसे भी अगर न्यूटन अंकल भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी होती। और ये इतना अच्छा और इतना स्वीट टॉपिक पढ़ने से हम वंचित रह जाते। सो यही उसका, उस एरा का और उस ज़माने का एडवांटेज ये था कि मोबाइल नहीं था तो लोग सोचते ज़्यादा थे। आजकल मोबाइल है तो लोग सोचते नहीं है, इसलिए मोबाइल ने एक तरीके से ज़िंदगी आसान तो की है लेकिन ज़िंदगी बर्बाद करके भी रख दी एक सेकेंड में। ओके, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। ओके, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सपोज करो कि ये दो बॉल्स हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, एक छोटा बॉल है एक बड़ा बॉल है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d है। ओके, तो न्यूटन ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स होगा। सो दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज directly proportional to the product of masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them. तो inversely proportional to d square and directly proportional to the product of the masses m1 and m2. अभी दोनों को कंबाइन किया तो कैसे मिलेगा हमको, f is proportional to m1 into m2 upon d square, because directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the d square। तो हमको जो फॉर्मूला मिला, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 and m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d square। इट मीन्स दैट दिस
ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तुमको पता है मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद वहाँ कांस्टेंट आता है। तो जब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा और यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा g m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये बताता है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यानी अभी m1 इंटू m2 मतलब ये न्यूमरेटर में है और डी स्क्वायर डिनोमिनेटर है। मतलब अगर मासेस बहुत बड़े बड़े हैं, मासेस ज़्यादा हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, मासेस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। और सेकेंड डी स्क्वायर नीचे है, अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है दोनों के बीच में ज़्यादा है तो ये टोटल वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। और डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज दी इक्वेशन F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अभी मैंने जब ये स्लाइड स्टार्ट किया तो मैं मास बोल रहा हूँ। तो मास मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ पार्टिकल से बनी है, मैटर पार्टिकल से बना है, तो कोई भी चीज़ में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उससे उसका क्या डिसाइड होता है, मास। तो किसी भी चीज़ का मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट है। अगर एक बॉल लेके आए तुम, बॉल किसका बना है, रबर का बना है, तो उसमें रबर पार्टिकल्स होंगे। पत्थर लेके आए तो स्टोन के पार्टिकल्स होंगे उसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है उतना उसका मास है। तो मास इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज करो कि ये एक बॉल है बड़ा। ओके, इसके ये बहुत सारे पार्टिकल्स से बना है, ब्लैक है पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स डिसाइड करेंगे कि इसका मास कितना होगा। इसका मतलब ये मास इसका चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर कांस्टेंट रहेंगे। ओके, जैसे मेरा वजन है, मेरे अंदर चर्बी है, खून है, ये है, वो है, मैं कुछ खाऊंगा तो मेरा मास, मेरा बॉडी की चर्बी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है मेरे बॉडी के, तो मास मेरा सेम रहेगा। ओके, मैं चांद पे भी जाऊंगा अभी इस वक्त तो मास मेरा सेम रहेगा, लेकिन वेट अलग होगा। ओके, मास सेम रहेगा लेकिन वेट अलग होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, दैट इज जी। तो जी क्या होता है, जी डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। अर्थ की जी अलग होगी, मून की जी अलग होगी। जी मतलब एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की जो जी है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मून की अलग है। इसका मतलब मेरा वजन अर्थ पे अलग होगा, मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बट जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मेरा जो वेट है अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा। मून पे मैं 6 टाइम्स कम वेट होगा, मेरा 50 kg वजन है अभी, तो मून पे मेरा 8 kg होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी ज़्यादा है। इसके वजह से मून पे मेरा वजन कम रहेगा, अर्थ पे मेरा वजन ज़्यादा रहेगा। वजन मीन्स वेट, मास नहीं। मास तो सेम रहेगा बट वेट मेरा अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट, बट मास मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैं कहीं पर भी जाऊँ, बट वेट मेरा चेंज होगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ग्रेविटी पे, जी पे डिपेंड करता है। जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी चेंज हुई तो तुम्हारा वेट चेंज होगा। तो मेरा वेट मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, सैटर्न पे अलग होगा और अलग प्लैनेट पे अलग होगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, ओके, ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेस हमने पढ़े और फोर्स को सिंपल वे में मैंने बताया। ओके, तब जाके हमने जो सोचा था रेन मतलब बारिश की बूंदे अर्थ के तरफ आ रही है, तो ये भी ग्रेविटेशन है। नल का पानी में नीचे की तरफ ही आ रहा है, इसका मतलब अर्थ नीचे खींच रही है, तो ये भी ग्रेविटेशन है। इस तरीके से हमने ग्रेविटेशन आज पढ़ा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और क्वालिटी स्टडी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अगली लेक्चर में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉस देखने वाले हैं, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बाय।